नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं शरद पवार और अजीत पवार की। इस समय तो महाराष्ट्र एपिसोड ही चल रहा है, सब दूर ये दिखाई दे रहा है। अब तो वो विपक्षी एकता कहाँ चली गई ये दिख भी नहीं रहा है। विपक्षी एकता की बजाय सब अपनी अपनी पार्टी बचाने में लगे हैं। एकनाथ शिंदे स्वयं में परेशान हैं, हालांकि वो उस विपक्षी एकता के भागीदार नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी दिल्ली में जाकर मिले हैं। किससे मिले हैं ये तो आपको मालूम ही है कि वो उपसभापति से क्यों जाकर मिले और क्या उनका कारण था। पहले भी जब बीजेपी के खेमे में नीतीश कुमार आए थे तब भी उसी व्यक्ति से मिले थे, इस बार भी उसी व्यक्ति से मिले हैं। और क्या विपक्षी एकता में अब ये लगने लगा है उनको कि विपक्षी एकता व्यक्ता तो हो नहीं पाएगी, अब उनकी आत्मा भी खतरे में है, वो भी खतरे में है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी पार्टी को अब भारतीय जनता पार्टी कहीं से वहाँ भी खेल हो जाए। ये अटकलें लग ही रही हैं। तो लगभग बड़ी पार्टियां सभी अब इस कमोवेश में लग गई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी टूट टूट कर और भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाए। और ख़ासतौर से पार्टी टूट, अब आजकल जो नया काम चला है वो पार्टी टूटती नहीं है। चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव बनाम मुलायम सिंह का मामला हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे का मामला हो, इन सभी केसेस का एक इलस्ट्रेशन है कि पूरी पार्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया और अपने आप को प्रमुख घोषित कर दिया। चुनाव आयोग तक हर मामला गया, चाहे वो मैं शरद पवार की पार्टी की बात करूं, चाहे मैं अखिलेश यादव वाली पार्टी की बात करूं, चाहे मैं एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करूं, और अब एनसीपी का मामला भी उसी रास्ते पर है। इसलिए पार्टी टूटने का खतरा नहीं बचा है, अब तो पार्टी में आपका अस्तित्व खत्म होने का खतरा आ गया है। जिनको झेलते झेलते लंबा समय हो जाता है वो पार्टी से बाहर कर दिए जाते हैं। अजीत पवार ने और शरद पवार ने दोनों ने, पहले शरद पवार ने घोषणा करी कि हम 5 तारीख को पार्टी एमएलएस की बैठक करेंगे। वाई चौहान स्टेडियम में वो उन्होंने आह्वान भी किया था। ऐसा लग रहा था कि कहीं पासा पलट ना जाए। लोग दिल थाम कर बैठे थे कि शरद पवार पुराने खिलाड़ी हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। जितने चाणक्य अभी तक थे वो सब जा चुके हैं, केवल एक ही चाणक्य देश में बचा है और वो है शरद पवार। भूल गए कि भाई पिछले 10 साल से, बल्कि मोदी जी के 20 साल पूरे हो गए हैं, मोदी जी पिछले 20 साल से जहां कहीं भी रहे वो सुपर चाणक्य की भूमिका में रहे। इन चाणक्यों में भारतीय जनता पार्टी के अकेले चाणक्य के रूप में कहीं न कहीं अमित शाह दिखाई देते हैं। और ऐसे चाणक्य जिन्होंने सबको धराशायी करके रखा, केंद्र में सरकार बनाई, दोबारा सरकार बनाई, कई राज्यों में सरकार बनाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि असली चाणक्य शरद पवार या असली चाणक्य अमित शाह जी? चाणक्य तो चाणक्य है, एक ही चाणक्य रह सकता है, देश में कई एक चाणक्य भी हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ चाणक्य वर्सेस चाणक्य चलेगा। एक बार धोखा हो गया। अजीत पवार ने जो बात निकाल कर रखी, मतलब शरद पवार ने जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, उन्होंने ऐसा लगा था कि शरद पवार जो बैठक करेंगे उसमें पासा पलट जाएगा। अच्छा, अजीत पवार ने भी उसी दिन बैठक रखी और उसी दिन बैठक रखी और उसी शहर में रखी। देखना यह था कि दोनों की बैठकें, दोनों के कार्यक्रम में आगे पीछे कौन रहेगा। अजीत पवार का कार्यक्रम बाकायदा भव्यता से सजा हुआ था। उसमें एनसीपी के ज़्यादातर वरिष्ठ नेता थे और ज़्यादातर वरिष्ठ नेताओं में 29 से 30 विधायक उनके साथ थे। एनसीपी के टोटल 53, 54 या 55 विधायक हैं, उनमें से इतने मतलब 30 के लगभग उनके साथ थे, बाकी 14 उधर थे। तो आप सोच सकते हैं कि 30 बनाम 14 यानी कि 2/3, अभी भी हालांकि ये कहा जाता है कि 2/3 नहीं है अजीत पवार के पास, लेकिन 2/3 से कुछ ही कम अजीत पवार के साथ खड़े दिखाई पड़े। 4 एमएलसी भी खड़े दिखाई पड़े। ये पूरी बात जो दोनों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया उसमें सामने निकल कर आई और बात स्थिति क्लियर हो गई। क्लियर क्या हो गई? शरद पवार ने कहा लेट अस मेक अ न्यू यंग पार्टी। सुप्रिया सूले ने कहा कि नई पार्टी बनाते हैं। सुप्रिया सूले ने कहा कि पिताजी ही चाणक्य हैं, पिताजी ही चाणक्य रहेंगे, पिताजी की ही बात मानी, पिताजी के विरुद्ध नहीं जाना, इन्होंने ही पार्टी बनाई, इन्होंने ये किया, इन्होंने। मैंने कल भी कहा था कि पार्टी आज से 24 वर्ष पहले बनी। आप सोचो कि अजीत पवार अगर 63 वर्ष के आज की तारीख में हैं
तो अजीत पवार जिस समय पार्टी बनी होगी उस समय फुल फ्लैश कोऑपरेटिव की राजनीति में थे, वो 21-22 साल के थे। और जब पार्टी बनी तो शरद पवार का तय हुआ कि वो केंद्र देखेंगे और अजीत पवार राज्य देखेंगे। अजीत पवार ने कभी भी राज्य के बाहर कोई एम्बिशन कभी रखा नहीं। अजीत पवार राज्य के बाहर कभी गए भी नहीं राजनीतिक दृष्टि से। अजीत पवार ने सदैव सदैव स्टेट में ही देखा। यही कारण है कि वो 5 बार डिप्टी सीएम बने, 5 बार, मतलब एनसीपी के मुख्य नेता के रूप में राज्य में अजीत पवार ही रहे और शरद पवार कई बार केंद्र में मंत्री बने। आज दोनों ने अपनी अपनी जो कार्यक्रम हुआ उसमें ये घोषणा भी करी। उन्होंने कहा मैं कई बार यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहा और उन्होंने कहा मैं 5 बार डिप्टी सीएम रहा, अब मैं सीएम भी बन सकता हूं, क्या मुझे सीएम नहीं बनना चाहिए? और मुझे अगर सीएम बनना चाहिए तो उसके लिए पार्टी की कमान अपने पास नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग के सोर्सेज से ये पता लगा कि 30 जून को ही, समझिए 30 जून को ही एनसीपी की वरिष्ठ जनों की जो बैठक हुई जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी थे, नया सुप्रीमो अजीत पवार को चुन लिया था। और नया सुप्रीमो चुनने के बाद अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को एप्लीकेशन कर दिया था कि चुनाव आयोग को सूचना कर दी थी कि एनसीपी के अब नए प्रमुख अजीत पवार हैं और शरद पवार को हटाया जाता है। ये बैठक में तय हो गया, इसका रेजोल्यूशन पास कर दिया था। ज़्यादातर वरिष्ठ नेता जो एनसीपी के थे वो तो सब अजीत पवार के साथ ही, शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले हैं। और मामला यहीं से शुरू भी हुआ। मामला यहाँ से शुरू हुआ कि पिछली बार जब अजीत पवार को जब एनसीपी की, मतलब आपको याद होगा कि जब उद्धव ठाकरे अलग चले गए थे शिवसेना को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को अकेला छोड़ गए थे, जबकि उद्धव ठाकरे बराबर सीटों पर, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी सीटें 50 के लगभग थी और भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसके बावजूद वो सैकड़ा पार कर गए थे, मतलब सैकड़े के लगभग थे। तो आप समझ लीजिए कि कम सीटों पर चुनाव लड़कर ज़्यादा वोट पाया, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर उद्धव ठाकरे को कम वोट मिला। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि शिवसेना को लोगों ने उद्धव ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया था, बल्कि बीजेपी के गठबंधन की वजह से उद्धव ठाकरे को कुछ सीटें 50 के लगभग मिल गई थी। अब ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा ये बताता है कि बीजेपी के प्रभाव से, मोदी जी के प्रभाव से शिवसेना जीवित रही, ये बात आई। तो जब फैक्शन अलग अलग हुआ तो फिर ये भी हुआ कि भाई एनसीपी के साथ भी सरकार बन सकती है। तो क्या अजीत, शाम को बैठक हुई बीजेपी और एनसीपी, ये अजीत पवार ने आज खुलासा किया है और उन्होंने साथ में खुलासा करते हुए ये भी कहा है कि आज तो मैं छोटा भाषण दे रहा हूं, लेकिन अगर चाचा शरद पवार के खिलाफ मुझे बैठकें करनी पड़ी, अगर उनके खिलाफ मुझे भाषण करने पड़े, अगर उनके खिलाफ मुझे रैलियां करनी पड़ी, तो मैं वो राज्य खोलकर रखूंगा जिन राज्य से चचा जान बन जाएंगे और उनके पास कोई कोना भी नहीं बचेगा कि वो अपनी शक्ल दिखा सके। समझ लीजिए ये सिचुएशन तक आ चुकी है। और ये तो पक्की बात है कि सुप्रिया सुले इतना क्या कुछ भी नहीं जानती जो अजीत पवार जानते, क्योंकि अजीत पवार की ही बनाई हुई ओरिजिनल पार्टी है। शरद पवार तो उसके मुखपत्र थे। मुखपत्र से मतलब जैसे केजरीवाल खेलने आए तो केजरीवाल ने अन्ना हजारे नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया, अन्ना हजारे को डिस्कवर किया, अन्ना हजारे को डिस्कवर करके उनको सीट पर बैठाया और पूरा आंदोलन खुद मैनेज कर गया। बाद में जिस समय वो परवान चढ़े उस समय अन्ना हजारे को फिर बैक टू बैरक भेज दिया। यानी कि केजरीवाल अन्ना हजारे की खोज नहीं है, केजरीवाल की खोज अन्ना हजारे थे। तो यहां पर भी वैसा ही है। शरद पवार की वजह से अजीत पवार नहीं, अजीत पवार की वजह से शरद पवार जो हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में उतर गए, नहीं तो वो कांग्रेस के लीडर रहते केवल। सवाल यहाँ पर यह आया कि उस समय जब तय हुआ कि भाई बीजेपी के साथ सरकार बना लेनी चाहिए, तो एनसीपी बीजेपी का गठबंधन हो गया और उस पार्टी में तय हो गया और ये हो गया कि साहब कल समर्थन का चिट्ठी लेकर जाएंगे। सवेरे अचानक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अजीत पवार का कहना यह था कि वहां से धोखा हमारे साथ शुरू हुआ, मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाना था देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, लेकिन तय कर लिया गया कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार में डिप्टी सीएम बनूंगा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रातों रात फैसला किसने कर लिया, रातों रात कौन बैठा था, रातों रात किसने तय किया, मैं तो उस सिस्टम में नहीं था और सवेरे हमने उनके साथ सरकार बना ली, सरकार चली भी। ये बताता है कि
अजीत पवार को डिप्टी सीएम तो बनाया गया, लेकिन उनको साइड करने का प्रयास वहां से शुरू हो चुका था। बाद में शरद पवार ने ये तय किया कि भाई मैं अब मंत्री नहीं, मैं पार्टी प्रमुख नहीं रहूंगा। अजीत पवार को सलाह दे डाली कि अभी क्या करते हैं, सीनियर एनसीपी लीडर्स को बुलाते हैं और बुलाने के बाद सुप्रिया सूले को अब अध्यक्ष बना देते हैं। ये तय हो गया। अजीत पवार बेचारे क्या करते, शरद पवार ने आगे से चाल चली और अजीत पवार को बता डाली। उनको लगा होगा कि अजीत पवार कोई रिएक्शन कर नहीं पाएंगे, तब तक सुप्रिया सूले बैठ जाएंगी, और अगर अजीत पवार रिएक्शन करें उससे पहले इनको बता दो, डिफ्यूज रहेंगे, जब तक ये सोचे तब तक सुप्रिया सूले को बैठा दो। लेकिन वहां खुसफुस तो चालू हो चुकी थी, क्योंकि ओरिजिनली अजीत पवार ही थे जो स्टेट के लीडर थे। इसलिए फिर शरद पवार को इस्तीफा वापस लेना पड़ा। शरद पवार ने कहा हम चीफ बने रहेंगे, और एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सुप्रिया सूले और एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ल पटेल ऐसे बन गए। अजीत पवार कहाँ थे पार्टी सिस्टम में? अजीत पवार तो कहीं थे ही नहीं। और जयंत पाटिल को स्टेट का राज्य प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप सोच लीजिए कि अब अजीत पवार कहीं थे नहीं, लेकिन फिर भी अजीत पवार थे, क्योंकि अजीत पवार की बनाई हुई पार्टी में अजीत पवार के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अजीत पवार हैं तो, लेकिन कमान और डिसीजन लेने की पावर अजीत पवार को नहीं थी। नतीजा निकला कि अजीत पवार ने यह तय किया कि अब हम बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए अजीत पवार ने समर्थन दिया। समर्थन देके वो सब हुआ और रातों रात ये सब चेंज हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जब एकनाथ शिंदे, जब तक सरकार रहती है, हम सब जानते हैं, जब तक सरकार रहती है तब तक फिर टूट फूट नहीं होती, बढ़िया सरकार में एंगेज होते हैं लोग। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट ने जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को रास्ता दिखाते हुए पार्टी पर कब्जा कर लिया, और सारी चीज़ें क्वालिफाई हो गई, हाई कोर्ट क्वालिफाई हो गया, सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई हो गया, इलेक्शन कमीशन क्वालिफाई हो गया, और इसके अतिरिक्त और पार्टी के जो बाकी काम धंधे थे वो सब क्वालिफाई हो गए। अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो अजीत पवार को निश्चित रूप से ये आइडियाज़ आए ही होंगे, जब सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और सुप्रिया सूले को ही ज़्यादातर डिसीजन लेने की पावर रख दी। तो अजीत पवार 63 वर्ष की आयु में, पिछले 24 वर्ष से जो आदमी लगा है वो 63-64 वर्ष की आयु में बाहर का रास्ता जिसको दिखाया जा रहा है, और पुत्री मोह में सुप्रिया सूले को प्रमोट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते थे कि क्या हो रहा है। अजीत पवार कुछ करें, कुछ सोचें, क्योंकि अजीत पवार पहले ही मुख्यमंत्री बनने का, उप मुख्यमंत्री बनने का, ये वो फलाना ढिमाका, और ये भी बात सामने निकल कर आई कि वो खेल शरद पवार का था। अजीत पवार को मोहरा बनाया गया था, अजीत पवार को बदनाम किया जा रहा था, अजीत पवार को पार्टी में डिफेम कर दिया गया, अजीत पवार को पार्टी से निष्कासित करने की व्यवस्था वहीं से शुरू हो गई थी, जिस समय ये तय किया था अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे। तो आप समझ लीजिए अजीत पवार को ये बात शक तो हो गई, लेकिन वो उस समय खून का घूंट पीकर रह गए, क्योंकि एकदम रिएक्ट करना भी अच्छा नहीं था। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अजीत पवार ने पार्टी पर ही क्लेम कर दिया और सुप्रिया सूले को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अजीत पवार ने जो बैठक दी वो चचा को सीधी नसीहत दी, चचा पवार को नसीहत दी कि भैया 83 वर्ष के हो गए हो, सरकारी कर्मचारी 60-62 में रिटायर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री हैं, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, जो देश पर हावी है और जो देश की राजनीति सही से कर रही है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी भी 75 वर्ष की आयु में लोगों को रिटायर कर देती है। उसका इलस्ट्रेशन के रूप में उन्होंने कहा, अडवाणी जी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लीजिए, और अनेकों नेताओं को देख लीजिए जो कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन 75 के बाद सब रिटायर हो गए। और 75 के बाद रिटायर होने के बाद अभी आप तो 82-83 साल के हो गए, अब आपका काम बनता था कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए। ये बात अजीत पवार ने कहा कि मैंने सुप्रिया सूले से भी कहा था, और सुप्रिया सूले ने उस समय कहा कि बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, पार्टी का काम नहीं छोड़ना चाहते, पार्टी के अध्यक्ष बने रहना चाहते। अजीत पवार का कहना था कि नेचुरली जो नेता आना था वो नेता आ जाता, आप ब्लेसिंग देते, हम सुप्रिया सूले जब मिलकर पार्टी चलाते, जो नेचुरल नेता उभर कर आता वो आ जाता। लेकिन शरद पवार तो अब इस बात पर तुले हुए थे कि वो सुप्रिया सूले को कैसे नेता बना देंगे, क्योंकि वो तो उनकी अपना खुद का ब्लड है। यही कारण निकला कि
कि शरद पवार ने इस्तीफा नहीं दिया। अजीत पवार ये बात भांप गए और भांपने के बाद उनको पता लगा कि मुझे राज ठाकरे ना बना दिया जाए और मैं राज ठाकरे बनूं उससे पहले उन्होंने भी वही गलत करनी शुरू कर दी। 40 विधायकों की बात उन्होंने कही, 30 उनके आज दिखाई भी दिए, 14 इनकी तरफ दिखाई दिए, 30 उनकी तरफ दिखाई दिए, लेकिन 14 और 30 मिलाकर अभी भी 44 होते हैं। बाकी विधायक कहाँ? बाकी विधायक सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इनमें से कौन भारी होगा। जो प्रदर्शन आज अजीत पवार ने किया है, बड़ा सा मंच लगाकर ज्यादातर सीनियर लीडर्स उनके कार्यक्रम में आए और शरद पवार के कार्यक्रम में नहीं गए। शरद पवार के कार्यक्रम में वही लीडर गए जो कि सुप्रिया सुले के थे। अब ये लड़ाई जो है वो शरद पवार बनाम अजीत पवार नहीं है, हकीकत में ये लड़ाई तो सुप्रिया सुले बनाम अजीत पवार है। तो जनता को ये तय करना पड़ेगा, पार्टी के पदाधिकारियों को ये तय करना पड़ेगा कि वो सुप्रिया सुले के खेमे में जाएं या फिर वो अजीत पवार के खेमे में जाएं, क्योंकि शरद पवार की दोनों ही ब्लेसिंग देने की बात कर रहे हैं, दोनों ही गुरु बता रहे हैं, दोनों ही सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल वही ये खेल हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके चचा के बीच में हो रहा था। चचा शिवपाल भी क्लेम कर रहे थे वो मुलायम सिंह के फॉलोवर हैं और ये भी कह रहे थे कि मुलायम सिंह हमारे आइडियल हैं, क्योंकि मुलायम सिंह उस समय बड़े नेता हुआ करते थे, वो फेस पार्टी के फेस हुआ करते थे, लेकिन हकीकत में पार्टी तो चलाने वाले शिवपाल थे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, यहीं से शिवपाल को साइड करना शुरू किया था, लेकिन शिवपाल ने क्लेम करने में बहुत देर कर दी थी। नतीजा ये निकला कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री बन चुके थे, पार्टी पर कब्जा कर चुके थे। ये गलती उधर वो नहीं करना चाहते, ना ही एकनाथ शिंदे ने करी और ना ही ये गलती अजीत पवार ने करी। यानी कि अजीत पवार ने सही समय पर अपना दांव खेल दिया और पार्टी को लेकर चल दिए। यहां तक कि चचा को नसीहत भी दे डाली कि आप ब्लेसिंग दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए, कहाँ चक्करों में पड़े हैं, आप 83 वर्ष की आयु के हो गए, शांति से बैठिए, पार्टी हमको चलाने दीजिए और अब हम नए एनसीपी चीफ हैं, पार्टी हमारी है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। हालांकि शरद पवार ये कह रहे हैं ना सिंबल छीनने देंगे ना पार्टी छीनने देंगे, लेकिन साथ में ये भी शरद पवार ने कहा कि अब यंगस्टर्स की बनाएंगे, नई पीढ़ी की बनाएंगे। यानी कि जो पुरानी पीढ़ी थी वो अजीत पवार के साथ चली गई, अब शरद पवार को ये अंदाजा हो गया कि नई टीम खड़ी करनी पड़ेगी, पुरानी टीम चलेगी। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि आप नई टीम आसानी से खड़ी कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी पुरानी टीम हो और वो चली जाए तो फिर नई टीम बनाना बहुत मुश्किल काम रहता है। अब देखने में ये आ रहा है कि अजीत पवार वाकई में ऐसे निकल पड़े। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अजीत पवार को मिलेगा क्या। जैसे कि शरद पवार ने कहा कि जब आप हमें सबसे भ्रष्ट कहते थे, एनसीपी को मूलतः भ्रष्ट कहती थी बीजेपी, तो बीजेपी के साथ इस समय सरकार बनाकर एनसीपी क्या खुश रहेगी? उन्होंने कहा ये कुछ दिन का मामला है, अलग हो जाएंगे। अजीत पवार के दिमाग में निश्चित रूप से ये रहा होगा, वो कुछ देर का मामला बीजेपी के साथ बनता है, कुछ समय तक चलता है, लेकिन सत्ता के साथ रहकर पार्टी पर साल 6 महीने में, क्योंकि चुनाव तो सामने लगा ही है, दिखाई दे रहा है, तो ऐसा साल 6 महीने जो अपने पास बचते हैं उस साल भर में ही क्या हम एनसीपी पर एटलीस्ट कब्जा कर सकते हैं? शरद पवार को तो हरा ही सकते हैं, भले ही बीजेपी उनको हरा देगी। इधर लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि एकनाथ शिंदे ने भी बैठक बुलाई है, वो भी परेशान है, क्योंकि ऐसा ना हो अजीत पवार ने कह दिया हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो अजीत पवार को प्रमोट कर दे बीजेपी। एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जो 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, क्या एकनाथ शिंदे की रिकमेंडेशन के बगैर ली होगी? अगर ऐसी कोई बात होती तो एकनाथ शिंदे शपथ लेने ही ना देते। ऐसा तो नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ने रिकमेंड कर दिया होगा, क्योंकि चिट्ठी तो मुख्यमंत्री की ही गई होगी। इसका मतलब यह होता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक सुर में हैं और अब टारगेट उनका शरद पवार थे, क्योंकि शरद पवार ने ही शिवसेना का ये बुरा हाल किया था, जो दिखाई दे रहा है कि सरकार बनने उनने जा रही थी और ये वो सब, इसके चाणक्य शरद पवार थे। इसलिए शरद पवार को तोड़ना अति आवश्यक है, ये दोनों को समझ में आया होगा। और ये दोनों ही शिवसेना, मतलब शिवसेना से मतलब आज मैं जब शिवसेना की बात करता हूं तो एकनाथ शिंदे की बात करता हूं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, तो शिवसेना और बीजेपी ये नेचुरल गठबंधन है, एनसीपी नेचुरल गठबंधन है नहीं। लेकिन एनसीपी, उनको मालूम है कि एनसीपी साथ चलेगी नहीं, एनसीपी दूर जाएगी, लेकिन वो भी अजीत पवार को ही उत्तराधिकारी घोषित करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कम से कम पार्टी के 2 फैक्शन होंगे तो इनको लाभ तो मिलेगा, इसलिए सभी अपनी अपनी जुगाड़ में हैं। लेकिन जो नसीहत दी है अजीत पवार ने वो काबिल तारीफ है। उस नसीहत को ध्यान में रखते हुए अगर शरद पवार फिर से कुछ किए या फिर से उस पर एक्टिव हो जाएं तो सुप्रिया सुले को भी लाभ हो सकता है और अजीत पवार तो पार्टी प्रमुख हो ही चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रिया सुले
दोनों सुप्रिया सुले और अजीत पवार दोनों ही शरद पवार को आइडल बनाकर कोई जीत सकता है, जीतेंगे तो अजीत पवार ही, समय जरूर लगेगा, लेकिन तब तक बीजेपी अपना दांव चल चुकी होगी, बीजेपी अपने आप को मजबूत कर चुकी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।